आज का इशू मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा बिफोर गोइंग थ्रू द फैक्ट। आज का इशू ऐसा है, हमारा स्टेट का एक ही बैंक है, स्टेट ओन बैंक है, जो है हमारा स्टेट एपेक्स बैंक है। एपेक्स बैंक हमारा स्टेट, जो आप लोगों को पता है, एपेक्स बैंक ऑलरेडी कुछ साल पहले बैंकरप्ट होने वाला था, लेकिन हमारा स्टेट ने लोन लेके उसको जैसा तैसा रिवाइव किया है। रिवाइव करने के बावजूद भी हमारा एपेक्स बैंक, हम लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिला है, उसका मुताबिक से हमारा एपेक्स बैंक सही से नहीं चला रहा है। तो उसको लेके आज थोड़ा सा हम इशू डिस्कस करेगा। हम सब यहाँ जितने आए हैं, हम लोग नाइन चैंग ताजो से एक्चुअली बिलोंग करता है। हम नाइन चैंग ताजो का रेस्पॉन्सिबल एज वेल एज हम लोग लो एबाइडिंग सिटीजन है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा कंसर्न है ये बात को लेके। इन द वे बैक 2019, जब 2019 में हमारा नाइन चैंग ताजो से एक जो प्रेजेंट एमएलए है वो इलेक्शन करता है, तो हमारा ये प्रेजेंट एमएलए है वो एपेक्स बैंक से लोन लेता है। 13 में 10 करोड़ का लोन लेता है और 2016 में 7 करोड़ का लोन लेता है। उसके बाद हम लोगों को अभी पता चलता है कि द अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक उसी लोन को लेके, जब ये हमारा जो प्रेजेंट एमएलए है ये लोन को नहीं रीपेमेंट नहीं कर सक रहा था, इसी कारण से वो क्या करता है, हमारा कोर्ट में जाता है, लोक अदालत कोर्ट में केस को सेटल करता है। ये सेटल होता है आपका 9 मार्च 2019 में लोक अदालत में सेटल करता है। तब तक 10 करोड़ का लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मिला के 2019 में आपका आ जाता है 19 करोड़ 50 लाख 41,000। उसके बाद जो 7 करोड़ जो लोन लेता है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आ जाता है आपका 9 करोड़ 55 लाख 28,000। तो हमारा बैंक मैनेजर उस वक्त जो बैंक मैनेजर था वो नेगोशिएट करके केस को सेटल करता है। केस को सेटल करके इन लोग अमाउंट को सेटल करता है, अकॉर्डिंगली सेटल करके वो अमाउंट को 6 महीने में पे करने के लिए वहाँ लोग अदालत में इन लोग ऐसा सेटल करता है। तो सबसे अनफॉर्चुनेट वाला बात ये है कि इतना अमाउंट को, जबकि आपका 10 करोड़ जो बढ़ के 19 करोड़ हो जाता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, उसको अमाउंट को सेटल करता है 10 करोड़ में आफ्टर 6 इयर्स। अब जो 10 करोड़ जो लोन लिया था, प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन लिया था, वो इंटरेस्ट बढ़ के इंटरेस्ट का साथ मिला के 19 करोड़ 50 लाख होता है। उसको आप फिर से वही अमाउंट में आप सेटल करता है 10 करोड़, मीनिंग डियर बाय आप 1% भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया 6 इयर्स में। उसके बाद ये रहा आपका 10 करोड़। उसके बाद दूसरा जो है, आप जो 2016 में जो लोन देता है 7 करोड़ जो लोन देता है, उसको आप सेटल करता है 6 करोड़ 88 लाख 39,000। जबकि आप लोन दिया था 7 करोड़ जो 2016 में था, तो 2019 मतलब 3 इयर्स में आप उल्टा इंटरेस्ट नहीं लगा के वो अमाउंट जो उल्टा कम हो जाता है। आई डोंट थिंक कि वो पैसा दिया होगा या नहीं दिया होगा, वो हमको नहीं पता। लेकिन जो रिसेंटली हम लोग को एक इन लोगों का कम्युनिकेशन, जो मैंने एक कंप्लेंट फाइल किया था, वो कंप्लेंट का रिगार्डिंग इन लोगों का बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ था, उसका हिसाब से यहाँ दिखाता है कि आपका जो एमडी है, प्रेजेंट एमडी है, वो दिखाता है कि रीपेमेंट स्टेटमेंट विद डेट नील्स, मीनिंग डियर बाय इसका मतलब कि वो रीपेमेंट किया नहीं अभी तक। तो फिर भी आप रीपेमेंट नहीं किया तो आप 6 करोड़ 88 लाख में आप उसको सेटल करता है, जबकि आपका लोन अमाउंट था 7 करोड़। तो ये आप सेटल करता है आप 9 मार्च 2019 को। ये आप अमाउंट को सेटल करके इसको उस दिन आप लोग सेटल करके लोक अदालत में, उसका बाद एक कंडीशन का साथ सेटल करता है कि इंस्टॉलमेंट 6 इंस्टॉलमेंट में देगा।
ये हमारा लोक अदालत का अवार्ड कॉपी है। ये मीडिया फ्रेंड आप इसको हमसे ऑब्टेन कर सकता है। ये दिस इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। मैं ये कोई नहीं बनाया वाला हूँ, ये कोर्ट से हम सीटीसी करके निकाला वाला है सर्टिफाइड कॉपी से। तो इसमें कंडीशन रखता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो शुरू होगा 30 जुलाई से, 30 जुलाई से लेकर आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट 30 अगस्त, थर्ड जो होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सो मतलब दिसंबर तक, 6 इंस्टॉलमेंट में दिसंबर तक भरने के लिए बोलता है। तो उसके बाद ये सेटल होने के बाद सबसे सरप्राइजिंग वाला, इंटरेस्टिंग वाला बात ये है कि विद इन 3 डेज में अब सेटल करता है 9 तारीख मार्च 9 2019 को। तो वेरी इंटरेस्टिंगली आप 12 तारीख मार्च 2019 को अब एक एनओसी इशू करता है। अब एनओसी इशू करता है हमारा जो प्रेजेंट एमएलए का फेवर में। ये बोलता है कि हैज़ नो ड्यूज एंड इंस्टॉलमेंट ड्यू। अब ये बोलता है कि आप ये जो प्रेजेंट एमएलए का कोई ड्यू नहीं है और इंस्टॉलमेंट भी ड्यू नहीं है, जबकि आप 3 दिन पहले अब केस को सेटल करता है 6 महीना में पे करने के लिए। 1 रुपया भी पे नहीं करने दे के आप बोलता है कि कोई ड्यू नहीं है, मीनिंग डियर बाय कि सब पेमेंट हो चुका है, नो ड्यूज, 1 रुपया भी ड्यू नहीं है। हमारा एपेक्स बैंक इतना ब्लंडर मिस्टेक कैसे कर सकता है, इसको लेके हम लोग थोड़ा सा चिंताजनक है, बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसलिए हम लोग थोड़ा सा कंसर्न है। इसी कंसर्न को लेके हम लोग आज ये जो ब्रीफ कर रहा है, तो हम लोग को बहुत आश्चर्य हुआ। वी आर वेरी सरप्राइज कि आप 3 दिन पहले केस को सेटल करके विद इन 6 मंथ्स में इंस्टॉलमेंट पे करेगा बोल के, उसका बाद सब्सिक्वेंटली विद इन 3 डेज में आप उसको एनओसी इशू करता है, बोलता है कि उसका कोई ड्यू नहीं है। ये बहुत सीरियस वाला इशूस है कि ऐसा कैसे आप लोग कर सकते हैं। तो इसलिए ये मिलने के बाद हम लोग अपना कंसर्न जताया है एपेक्स बैंक को। उसके बाद हम एक लेटर लिखा है, एक कंप्लेन लेटर लिखा है एपेक्स बैंक एडमिनिस्ट्रेशन कम चेयरमैन को। मैंने एक लेटर लिखा है। मैं उसको लेटर लिखा कि आप ऐसा फॉल्स सर्टिफिकेट आप कैसा इशू करता है, जबकि आप जो सेटलमेंट किया था वो सेटलमेंट अमाउंट अभी तक पे नहीं किया, पेमेंट शुरू नहीं हुआ, उससे पहले आप कैसा एक सर्टिफिकेट उसको नो ड्यू सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। ये सर्टिफिकेट फॉल्स है और ये जो आपका मैन्युफैक्चर है ये बिल्कुल भी ऐसा आप नहीं दे सकता है, जबकि ड्यूस होने के बाद भी आप नो ड्यू बोल के आप कैसा दे सकता है। तो मैंने एक कंप्लेन लिखा, मैंने 18/9/2023 को मैंने एक कंप्लेन लिखा एडमिनिस्ट्रेटर को कि आप ऐसा कैसा दे सकता है, हमको थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए, थोड़ा हमको रिप्लाई कीजिए कि आप ऐसा कैसे कर सकता है, और मेरा हिसाब से ये गलत है, आपको ये नहीं देना चाहिए था, तो आप ऐसा कैसा दिया। तो उसके बाद अकॉर्डिंगली हमको 6 तारीख 6/10/2023 को उसका स्टैंडिंग काउंसिल से एक रिप्लाई मिलता है। ये है उसका स्टैंडिंग काउंसिल का रिप्लाई। वो रिप्लाई में वो कैटेगरीली वो मेंशन करता है कि ये बोल के कि विद रेस्पेक्ट टू द इशुएंस ऑफ एन inadvertent and unauthorized no objection certificate by then branch manager Itanagar Apex Bank, after reviewing the information provided, it is evident that branch manager issued NOC without proper authorization, meaning thereby कि वो बिना ऑथोराइजेशन का ये NOC इशू किया है। उसके बाद आगे क्या बोलता है, वेरी इंटरेस्टिंग, दिस एक्ट वाज अनइंटेंशनल एंड अननोइंग resulting from an error and act of ignorance। आप सोच के देखिए, आप सब जनता सोच के देखिए, और जहाँ तक मुझे समझ में आता है बैंक मैनेजर तो कोई अनपढ़ गवार नहीं बन सकता है। उसके बाद बैंक मैनेजर तो एक बहुत ही आपका रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है, अनपढ़ गवार तो वो नहीं बन सकता है। फिर भी आप बोलना चाह रहा है कि बैंक मैनेजर जो एनओसी इशू किया है अनइंटेंशनल अननोइंग, उसके बाद एक्ट ऑफ इग्नोरेंस।
इग्नोरेंस से इशू क्या होता है, ये आप एक बैंक मैनेजर कैसा ऐसा इग्नोरेंस कर सकता है, जबकि आप एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट होल्ड कर रहा है। तो ये तो बहुत ही सीरियस इशू है। वैसे भी सारा जनता को पता है कि कानून का एक प्रिंसिपल है, द एक्ट ऑफ ignorance ignorance of fact is excusable, but ignorance of a law is not excusable। आप गलती करके, आप गलत करके, आप मेयर स्टेटमेंट देके कि हम इग्नोरेंस में काम किया है, हमको उस वक्त नहीं पता था, ऐसा करके आप लाइबिलिटी स्किप नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। तो मीनिंग देयर बाय इन लोग एडमिट कर रहा है कि उसका बैंक मैनेजर इशू क्या है, विदाउट ऑथोराइजेशन एनओसी इशू किया है। सिर्फ ये बोलना चाह रहा है कि लाइबिलिटी स्किप करने के लिए सिर्फ ये बोलना चाह रहा है कि वो काम जो उसका अनइंटेंशनल था, अननोइंग था और एक्ट ऑफ इग्नोरेंस था। तो इससे हम सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। इसको सेटिस्फाइड नहीं होने के बाद हमने कंप्लेन लॉन्च किया चीफ विजिलेंस कम चीफ सेक्रेटरी को, ये बोल के कि फॉल्स सर्टिफिकेट इशू किया है आपका बैंक मैनेजर एपेक्स बैंक, देन बैंक मैनेजर एपेक्स बैंक इन फेवर ऑफ हमारा जो प्रेजेंट एमएलए है उसका फेवर में इशू किया है, जो कि सही नहीं है, एज पर लॉ वो सही नहीं है। इसलिए एक्शन लेने के लिए हमने उसका अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए हमने एक कंप्लेन फाइल किया है। ये कंप्लेन अभी तक पेंडिंग है। इसको लेके अभी तक हम लोगों को कुछ कम्युनिकेशन नहीं किया है। तो इसी बेसिस में एक्चुअली आज मैं ये प्रेस ब्रीफिंग कर रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा जल्दी से जल्दी एक्शन लेने से ठीक है ऐसा ऑफिसर का अगेंस्ट में, नहीं तो ये ऐसा होता रहेगा, फिर बाद में आप बोलेगा कि वो एक्ट ऑफ इग्नोरेंस था, अननोविंगली किया है। ऐसा करते रहेगा तो हमारा गवर्नमेंट जो मैकेनिज्म है वो मिसयूज़ होता रहेगा। क्योंकि आप लोग सब पता है कि एपेक्स बैंक हमारा स्टेट का एक ही जो स्टेट ओन बैंक है, और वही एक ही ओन बैंक जो पब्लिक ट्रस्ट आप नहीं ले सक रहा है ये सब काम का वजह से। क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार आपका एपेक्स बैंक ऑलरेडी एक बार बैंकरप्ट होने वाला था, फिर ज़बरदस्ती रिवाइव करके अभी चल रहा है। इसी तरह चलता रहेगा तो आई वुड से कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, एपेक्स बैंक फिर से बैंकरप्ट होने जा रहा है। आप इतना सारा करोड़ों का लोन देता है, 17 करोड़ हमारा प्रेजेंट एमएलए को 17 करोड़ 2 टाइम्स देता है 2013 और 16 में। 17 करोड़ देके आप उसको मोर देन 12 करोड़ वेव ऑफ कर देता है, आप इंटरेस्ट माफ कर देता है। तो ये तो थोड़ा सोचने वाला बात है। क्योंकि आपको पता है, सभी को पता है, जो एपेक्स बैंक में जितना भी जो होल्डर है, अकाउंट होल्डर है, वो हैंड टू माउथ डेली वेजर्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर है, मैक्सिमम कस्टमर है वो गरीब घराने से है, बिलो पॉवर्टी लाइन से है, अनप्रिविलेज सेक्शंस लोग। हमारा जो बिग सोर्स है स्टेट में, जिसका पास ज़्यादा रकम है, जो अच्छा बिजनेस वाला लोग है, हमको नहीं लगता है कि वो एपेक्स बैंक में कोई अकाउंट मेंटेन करता हो। वो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम तो हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन वाला लोग ही मेंटेन करता है। उन लोगों का पैसा को आप सही से इस्तेमाल नहीं करके, आप सबको पता है बैंक कहाँ से आपको इंटरेस्ट भर के देता है, कहाँ से आपको थोड़ा इंटरेस्ट जो ईयरली जो इंटरेस्ट बनता है वो कहाँ से आपको देता है। बैंक लोन दे के, लोन का तरह से वो इंटरेस्ट को लेके आपका कस्टमर में थोड़ा थोड़ा करके इंटरेस्ट बात देता है। जो फिक्स डिपॉजिट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, सेविंग्स होता है, उसमें जो थोड़ा इंटरेस्ट होता है वो वहाँ से आप थ्रू लोन, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से रिटर्न जो लेके आता है उसी को बेनिफिट देता है। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर बैंक एपेक्स बैंक ऐसा करता रहेगा, आप
करोड़ों का 17 करोड़ लोन देता है, आपका इंटरेस्ट मिला के 30 प्लस लोन है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, उसको आप वेव ऑफ कर देता है, माफ़ कर देता है। इतना करोड़ अमाउंट, मोर देन 13 करोड़ आप माफ़ कर देता है। तो मैं तो ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप हमारा इन लोगों को, जो इन्फ्लुएंशियल है, जो पॉलिटिशियन है, आप ऐसा लोगों को माफ़ कर सकता है, तो जो नॉर्मल पर्सन है, जो 1-2 लाख जो लोन लेके रखा है, उन लोगों का लोन को आप कैसे माफ़ नहीं कर देते? तो मैं तो जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि आपके अगर 1-2 लाख है तो आप भी ज़रूर अपील कीजिए, आप लोग भी वेव ऑफ करने के लिए, माफ़ करने के लिए अपील कीजिए, क्योंकि यहाँ एपेक्स बैंक इतना करोड़ों का इंटरेस्ट को माफ़ कर दे रहा है। आप 2013 में लोन देता है, उसके बाद आप 2019 में उसको सेटल करता है। जो 2013 में 10 करोड़ दिया था, उतना ही आप उतना अमाउंट में सेटल करता है, 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं लगाता है। तो ऐसा होने से तो बैंक का फ़ायदा कहाँ से आएगा? बैंक कहाँ से प्रॉफिट कमाएगा जो अपना कस्टमर को देगा? ये बिल्कुल भी सोचने वाला बात है। दिस इज़ वेरी सीरियस, बहुत सीरियस कंसर्न है। इसको सबको सोचना चाहिए, बैंक वाला को भी सोचना चाहिए। और ये केस सब जुदाइस है। मैं सब जुदाइस वाला पार्ट को, जो सिविल वाला पार्ट है, उसे मैं बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सेटल होने का बाद वो पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट नहीं करके अभी एग्जीक्यूशन पिटीशन चल रहा है हमारा प्रेजेंट एमएलए का अगेंस्ट में, एग्जीक्यूशन पिटीशन चल रहा है कोर्ट में। तो उसको मैं कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो तो कोर्ट ही अपना ऑन कोर्स लेगा, कोर्ट अपना काम कर रहा है। लेकिन मैं अपना नाइन चैंग ताजो जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा एमएलए, प्रेजेंट एमएलए, इतना लोन देके इतना साल से वो लोन नहीं चुका पा रहा है। तो लोन नहीं चुका पा रहा है, मैं बस एक ही शब्द ही बोलना चाहूँगा, डूबता हुआ नैया कभी भी किसी को समुंदर पार नहीं कर सकता है। तो थोड़ा जनता लोग भी सोचिए, क्योंकि ये सारा पैसा जो खास करके हमारा जो बिलो पॉवर्टी लाइन, हैंड टू माउथ डेली वेजर्स का पैसा है, इतना पैसा रकम को लेकर रख के अभी तक वापस नहीं दे रहा है। 2000 सिंस फ्रॉम 2013 नाउ दिस इज 2024, ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो गया है। 9 ईयर्स तक वो पे नहीं कर पाया है। मतलब वो विलफुली पेमेंट नहीं कर रहा है, हमारा पब्लिक का पैसा को लेके विलफुली वो पे नहीं कर रहा है। तो दिस इज़ वेरी सीरियस कंसर्न। तो मेरा तो बस यही है कि आज ये प्रेस ब्रीफिंग देने का ये है कि वो जो बैंक मैनेजर था, जिसका अगेंस्ट में मैंने एफआईआर किया, देन ही वाज बैंक मैनेजर, जो कि जब ये सेटलमेंट हुआ था, सेटलमेंट 2019 को जो सेटलमेंट किया था, अब सिग्नेचर से वेरीफाई कर सकता है उसी बैंक मैनेजर। वो बैंक मैनेजर जाके इतना करोड़ का अमाउंट को आप वेव ऑफ कर देता है, माफ़ कर देता है। माफ़ करने के बाद फिर आप सब्सिक्वेंटली एक एनओसी इशू करता है, बोलता है कि इंस्टॉलमेंट नहीं है उसका कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं है, उसका कोई ड्यूस नहीं है बैंक में। वही सेम बैंक मैनेजर ही इशू करता है। उस समय में ये बैंक मैनेजर कौन था हमको नहीं पता, लेकिन आप देख सकता है, ये सिग्नेचर से आप देख सकते हो, सिग्नेचर से कि सेम सिग्नेचर है, ये वही सेम बैंक मैनेजर है। तो इसलिए हम उसका अगेंस्ट में एफआईआर किया है, कि ताकि ऐसा ऑफिसर का खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि ऐसा इन फ्यूचर में ये हमारा स्टेट का मशीनरीज का गलत उपयोग ना करे और ऐसा गलत सर्टिफिकेट इशू ना करे, किसी को फॉल्स डिक्लेरेशन किसी का फेवर में ना दे, जो सही है सही का ही साथ दे, ताकि हमारा स्टेट का
मैकेनिज्म है, जो गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है, वो सही तरीक़ा से चल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। तो मैं आप लोगों का चैनल का माध्यम से आई वुड लाइक टू से कि मैं इनफैक्ट मैं ये भी बोलना चाहूँगा, ये भी अपील करना चाहूँगा स्टेट गवर्नमेंट को एंड देन द सेंट्रल गवर्नमेंट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कैंडिडेट के लिए काइंडली एक रूल इशू कीजिए, ताकि ऐसा जो कैंडिडेट है जिसका जो डेप्थ में है, जो बैंक लोन है, वो बिफोर नॉमिनेशन, फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन, वो अगर नहीं भर सकता है, अपना बैंक लोन को क्लियर नहीं कर सकता है, तो इन लोगों को बाहर करना चाहिए, ऐसे लोगों को। क्योंकि जो ऑलरेडी पब्लिक डेप्थ में है, वो मेरा हिसाब से, फॉर माय ओन ओपिनियन, ऐसा कैंडिडेट सोसाइटी का वेलफेयर का हित के लिए, एरिया का हित के लिए वो काम नहीं कर सकता है। वो अपना लोन को भरेगा या फिर सोसाइटी का और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द एरिया, वो हमको नहीं लगता है कि वो सही तरीक़ा से कर पाएगा। ऐसा कैंडिडेट को मेरा हिसाब से बाहर करना चाहिए, ऐसा एक रूल फ्रेम करना चाहिए। इनफैक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट को एक रूल फ्रेम करना चाहिए, ताकि हमारा पब्लिक मनी भी सेफ रहे और स्टेट मैकेनिज्म भी सेफ रहे, और कैंडिडेट जो आना चाहिए वो सही से पब्लिक वेलफेयर का काम में ध्यान देके कर सकने के लिए ऐसा एक रूल इशू करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहूँ। सर, जो एपेक्स बैंक का जो ऑथोरिटेटिव पोजीशन में है, उन लोगों का क्या रिप्लाई है? ये आपका जो एलिगेशन को, ये उन लोगों का रिप्लाई ये है कि बैंक मैनेजर ऑथोराइज नहीं है इतना ज़्यादा अमाउंट को लेके। बैंक मैनेजर ऑथोराइज नहीं है ऐसा इशू करने के लिए, वो हेड ऑफिस से इशू करना होता है। लेकिन यहाँ सरप्राइजिंगली हमारा बैंक मैनेजर इशू करता है इतना करोड़ का अमाउंट को। इतना करोड़ का अमाउंट को वो खुद ही सेट ऑफ करता है, खुद ही वेव ऑफ करता है, माफ़ भी कर देता है और एनओसी भी इशू करता है। तो हमारा बैंक का अगर वेव ऑफ कर देता है तो ये बैंक का शायद कुछ प्रोटोकॉल या फिर उनका जो ऑफर्स वगैरह होता है उस बेसिस में भी क्या हो सकता है? ये पब्लिक को कैसे इम्पैक्ट करेगा? ये देखिए, ये तो स्ट्रेट वे बात है। बैंक कहाँ से कमाई करके अपना कस्टमर को थोड़ा फ़ायदा पहुंचाता है। बैंक इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बाद लोन देता है, लोन से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बैंक कमाता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करके कमा के वो अपना कस्टमर को देता है। जो फिक्स डिपॉजिट हो गया उसका इंटरेस्ट हो गया, आरडी हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, उसका इंटरेस्ट हो गया, और आपका सेविंग्स अकाउंट हो गया, उसका इंटरेस्ट रेट। तो बैंक अगर किसी को इतना करोड़ों का लोन देता है, करोड़ का लोन देके उससे 1 रुपया भी वापस लेके ना आए, तो वो जो 10-20 हज़ार, जो 1-2 लाख रुपया रखा है फिक्स डिपॉजिट में, उसका इंटरेस्ट रेट बैंक कैसा भर पाएगा? क्योंकि कम रकम से आपको कम इंटरेस्ट रेट ही आपको रिटर्न मिलेगा, ज़्यादा रकम से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और जैसे ये केस में आप 10 करोड़ से आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ के आ जाता है 19, राउंड फिगर 20 करोड़, 20 करोड़, अप्रोक्स 20 करोड़। आप उसको लगभग 10 करोड़ आप उसको वेव ऑफ कर देता है, और जितना प्रिंसिपल अमाउंट लिया था उतना ही आप वापस मांग के वापस लेता है। मैं तो ज़रूर ये भी कहना चाहूँगा कि शायद ये तो अपना पड़ोसी भी नहीं करता होगा आपके साथ, जो बैंक कर रहा है। तो मतलब तो ये तो बैंक है ही नहीं है, मीनिंग ईयर बाय कि ये तो बैंक नहीं है। बैंक तो आप बैंक चला रहा ही नहीं। ये तो कोई ऐसा हो गया कि कोई अपना पैसा कहीं लॉकर में रख के गया, कुछ साल बाद वापस आके वो अपना पैसा को निकल के लेके गया। तो मेरा हिसाब से ये बिल्कुल भी गलत है। पब्लिक का इंटरेस्ट में क्यों हो सकता है? पब्लिक को कैसे इम्पैक्ट करेगा ये जो ट्रांजैक्शन है? पब्लिक को ऐसा इम्पैक्ट करेगा, मैं पहले ही हाईलाइट कर चुका हूँ। क्योंकि हम लोगों को पता है कि ऑलरेडी ये बैंक तो ऑलरेडी बैंकरप्ट होने का कगार में था, लेकिन हमारा स्टेट गवर्नमेंट जैसा तैसा करके लोन लेके बैंक को रिवाइव किया है। बैंक कैसा चलता है आप लोगों को तो पता है।
पहले आप पहला सवाल जैसे मैंने आपको बताया वो इंटरेस्ट लेके ही करता है। तो अभी ये 10 करोड़ तो बैंक वाला तो अपना नहीं है, ये ऑब्वियसली वो किसी से लोन लिया वाला है या फिर जो पब्लिक का डिपॉजिटेड मनी है ये। तो ये डिपॉजिटेड मनी आप किसी को देकर रखेगा, इतना करोड़ ऑफ अमाउंट में दे के रखेगा, फिर आप उसको रियलाइज नहीं कर सक रहा है। तो जो पब्लिक हैंड टू माउथ वाला जो डेली वेजर्स जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो 10-20 हज़ार जो कहीं से जुगाड़ करके 1-2 रुपया कहीं जमा करके रखा है, उसको जमा करके आप गोटा अमाउंट किसी को देता है, फिर उसे आप वापस नहीं ले सक उसे वापस रिटर्न नहीं ले सक रहा है, तो वो 10-20 हज़ार जो जमा करके रखा है उसको आप कैसे रिटर्न करोगे? वो तो आप नहीं कर पाओगे। सर आपको क्या लगता है ये जो दोनों का बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है, ब्रांच मैनेजर और जो वहाँ का प्रेजेंट एमएलए आए हैं, तो आपको क्या लगता है दोनों का बीच में ये चीज जो क्यों हुआ है ट्रांजेक्शन? और सर जैसे जो हायर अथॉरिटीज को पता नहीं चला कि इतना बड़ा जो एपेक्स बैंक का मैनेजर है उसको इतना बड़ा लोन दे रहे, तो उन लोगों को आप बोलेंगे मैनेजर को मतलब इतना वो इशू नहीं कर सकता लोन, तो उसको कैसे पता नहीं चला हायर अथॉरिटीज को जब ये लोन दे रहे थे? एग्जैक्टली, दिस इज़ द वेरी सीरियस कंसर्न, क्योंकि हमको भी ये सोच के बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है कि हमारा सीनियर अथॉरिटी को, हमारा हेड ऑफिस को कैसे पता नहीं चला है। क्योंकि इन लोगों का रिप्लाई से ये क्लियर कर दे कि एचओ से मतलब हेड ऑफिस से ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन नहीं दिया गया, इसको कोई भी ऑथोराइजेशन नहीं दिया गया। जो भी किया है वो बैंक मैनेजर अपना हिसाब से किया है, और इसी कारण ही मैंने इसका अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल किया है कि आप ये कैसे कर सकता है, क्योंकि आपको इतना पावर डेलीगेट नहीं किया है, बियॉन्ड यूर एक्सरसाइजिंग बियॉन्ड योर डेलीगेटेड पावर, तो ये आप नहीं कर सकता है। और आपका इन लोगों का रिप्लाई से भी क्लियर कर दिया, इसका स्टैंडिंग काउंसिल का रिप्लाई से भी क्लियर कर दिया, जो रिसेंटली इन लोग ने जो कम्युनिकेशन एक डिपार्टमेंट के अंदर जो कम्युनिकेशन किया उसमें भी क्लियर है कि बैंक मैनेजर को इतना रकम का पावर डेलीगेट नहीं किया गया है, मीनिंग दियर बाय बैंक मैनेजर कहीं ना कहीं गलत किया है। तो इसलिए मैं भी ये चाहता हूँ कि ऐसा हियरिंग ऑफिशियल्स का खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए ताकि ये गलती दोबारा ना हो। हमारा पब्लिक पोस्ट में बैठ के, कोई पोजीशन में बैठ के अपना पोस्ट और पोजीशन का गलत इस्तेमाल ना करें। आप कमेंट कर सकेगा दोनों का बीच में ये क्यों हुआ ये काम? देखो, ये ट्रांजैक्शन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों का बीच में कैसा डील हुआ कैसा नहीं हुआ वो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरा नज़र से जैसे वो दोनों ने डील किया, आपका लोन 10 करोड़ 7 करोड़ लोन लेके उसी अमाउंट को आप 6 साल 3 साल के बाद वही रकम में वापस लाके विदाउट एनी इंटरेस्ट, 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं लगा के उसको वापस लेके आप आता है, तो मेरा हिसाब से ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है। इसलिए मैंने कंप्लेंट फाइल किया है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करे, जल्दी से जल्दी इंक्वायरी करके हम लोग को भी रिप्लाई करे, हम लोग को भी, जनता को भी बताए कि ये कैसा हुआ है, ऑन व्हाट बेसिस, ऑन व्हाट लॉ, ऑन व्हाट रूल्स ये ऐसा हुआ है, हम भी जानना चाहता है। इसलिए मेरा भी रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट कंसर्न से कि ये केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए और सही एक रिप्लाई लेके आने के लिए कोशिश कीजिए, सेटल करने के लिए कोशिश कीजिए। तो ये आरबीआई के थ्रू आप इसको पता चला? जी, ये डॉक्यूमेंट्स हमने जब ये केसेस चालू हुआ, केस में जब ये केसेस चालू हुआ तब जाके हम लोगों को पता चला कि हमारा प्रेजेंट एमएलए का लोन है अभी तक पे नहीं हुआ है। पेमेंट नहीं होने का वजह से हमारा एपेक्स बैंक ने एग्जीक्यूशन पिटीशन सिविल कोर्ट में फाइल किया है, तभी जाके हम लोग को पता चला है। तब जाके हम लोग छानबीन किया तो पता चला है कि ये सब इशू अभी तक विदाउट सेटल इशू अभी भी पेंडिंग है। तो ये इशू को सेटल करने के लिए इसलिए मैंने डिपार्टमेंट कंसर्न को रिक्वेस्ट और कंप्लेंट फाइल की।